Hello everyone, welcome to today's session. In today's session, I am going to teach you some important topics of chapter number 1 of NCERT Chemistry of class 11th, and the name of the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. So in this session, I am going to teach you about the concentration terms. There are various concentration terms, but out of all these concentration terms, here I will teach you only the 5 terms of concentration terms. The first one is mass percent, then mole fraction, then molarity, then molality, and the last one is the normality. Even the normality is not in our NCERT, but you have to know the concept of normality also. So let's get started. So हम आज की पहली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसका NCERT में जो हेडिंग का नाम है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, ये इसकी हेडिंग है. तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, इस हेडिंग का नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो लेबोरेटरी में होती हैं वो उन केसेस में वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस बोला गया. और जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले से जानते हो कि सॉल्यूशंस में हम जनरली ये कहते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स. कम से कम 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. जब 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं. ओके, एंड सॉल्यूशन की कुछ और बातें होती है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है. ये सब आप पहले से जानते हो, इसलिए बहुत इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं. तो अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है. तो जो 2 कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक है. बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो ये लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ करेक्ट. ये हमेशा लेस हो कोई ज़रूरी नहीं है. जनरली मैं कहूँ तो ये लार्ज क्वांटिटी में होता है. कौन? सॉल्वेंट. या अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है. तो ये डिफरेंस है कि मान लेते हैं एक बीकर है, इस बीकर में आपने ये वाटर भर रखा है और इसमें आपने शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, तो शुगर इसके अंदर मिक्स होगा, राइट. ओके, तो जो चीज़ डिज़ोल्व होती है वो सॉल्यूट होती है और जिसके अंदर डिसोल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट होता है. और आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, जनरली लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट होते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ करेक्ट. हमेशा ऐसा नहीं होता है. बहुत से केसेस में जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं तो उस केस में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है. फॉर एग्जांपल आप शरबत ले लीजिए और चाशनी, स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो आप देख लीजिएगा. चाशनी जो शरबत जो रसगुल्लों में या फिर गुलाब जामुन में डाली जाती है. ओके, नाउ अब हमारी जो हेडिंग है दैट इज़ कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन टर्म क्यों आया? कंसंट्रेशन को बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in given solution. किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट का सॉल्यूट डिज़ोल्व है, इट इज़ कंसंट्रेशन. ओके, नाउ द कंसंट्रेशन जो है उसको हम अलग अलग टर्म्स में लिखते हैं. तो एक जो हमारी अगली जो शॉर्ट हेडिंग बनती है वो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब किन किन तरह से आप कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे अभी हम अपने लेक्चर में 4 या 5 तरीके का कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, बट इससे ज़्यादा भी होती हैं. जैसे अगर मैं अपने NCERT की बात करूं तो हमारा पहला है मास परसेंट. ओके, मास परसेंट या वेट परसेंट भी कहते हैं इसको. दूसरा है हमारा मोल फ्रैक्शन. ओके, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. तीसरा हमारा मोलारिटी हो जाएगा एंड चौथा हमारा होगा मोलालिटी. और एक मैं आपको एडिशन बढ़ाऊंगा, नॉर्मेलिटी, जो हमारी NCERT में नहीं है पर हमें उसको भी बारे में भी जानना चाहिए. टोटल हम आज 5 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं. तो कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया. कंसंट्रेशन का मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने शरबत की बात की और चाशनी की बात की, तो शरबत में सॉल्यूट का अमाउंट कम है, शक्कर कम है, तो कंसंट्रेशन कम होगी. और चाशनी में शक्कर ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. तो अभी का हमारा पहला है मास परसेंट.
ओके, मास परसेंट या इसको हम वेट परसेंट भी बोलते हैं। तो द डेफिनेशंस जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। मास परसेंट ऑफ अ सल्यूट इन अ सोल्यूशन इज़ द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम का सल्यूट डिज़ोल्व है, ये होता है हमारा मास परसेंट। ओके, तो डेफिनेशन में फिर से रीड आउट कर देता हूँ। मास परसेंट ऑफ अ सल्यूट इन अ सोल्यूशन इज़ द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम का सोल्यूशन अगर है तो उसमें कितने ग्राम का सल्यूट पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो मैथमेटिकली मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, ये न्यूमरेटर में होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यानी कि मतलब मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम का सल्यूट प्रेजेंट है, उसको मैथमेटिकली हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ सल्यूट है और यहाँ सोल्यूशन है। मैं इसका एग्जांपल प्रॉब्लम 1.6 जो हमारी बुक की है हम उसको देख लेते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सल्यूट। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम पहले सारी गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए, यानी कि जो हमारा मास ऑफ सल्यूट होगा वो हमको बता दिया गया है कि ये 2 ग्राम है। ओके, फिर कह रहा है कि हमको सोल्यूशन बनाना है ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ग्राम। क्लियर। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सल्यूट, यानी कि आपको क्या निकालना है, मास परसेंट, ये आपको निकालना है। सीधे हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट आपको दिया है 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 2 प्लस 18। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन है और आपको यहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग मास दिया गया है, तो दोनों को आप ऐड करके यहाँ पर लिखोगे और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/20 इंटू 100, यानी ये आ गया आपका 10%। ओके, तो ये आपका मास परसेंट यानी कि आपका ये आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा मास परसेंट कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर बहुत इतना जो डिफ़िकल्ट। ऐसे ही और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करते रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके रेफरेंस बुक में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके। अब मोल फ्रैक्शन क्या है एक्चुअली? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इसमें 1 कंपोनेंट एंड 2 कंपोनेंट के मिक्सचर पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कोई कंपोनेंट है इसको हमने 1 से लिखा है, कोई कंपोनेंट उसको हमने 2 से लिखा हुआ है, दोनों के कंपोनेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन जो है ये क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से लिखते हैं, हमेशा x से लिखते हैं। एंड इफ़ द मिक्सचर इज़ हैविंग 2 कंपोनेंट, 1 + 2 दे आर 2 कंपोनेंट, तो यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन, एक को x1 से लिखेंगे और एक को हम x2 से लिखेंगे। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में तो दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में आएंगे और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। उसी तरह से अगर x2 निकालना हुआ तो n2/n1 + n2। अभी हम डिस्कस करते हैं n1 n2 है क्या, पहले आप समझिए। तो x1 x2 क्या था? दे आर द मोल फ्रैक्शन टर्म्स, ये मोल फ्रैक्शन टर्म्स हैं। ये 1 and 2 क्या है? दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। और जो n1 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट
और N2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब एक बात क्या ध्यान रखनी, क्योंकि फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर दें कई सारे पार्ट्स में, तो वो सारे पार्ट्स कलेक्टिवली फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो अगर हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो फुल पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 x2 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आती है। यानी अगर दो कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी सिस्टम है, और आप किसी एक का मोल फ्रैक्शन जानते हो तो दूसरे का अपने आप निकाल लोगे, कैसे, 1 में से माइनस करके। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x2, लाइक दिस। ओके, क्लियर हुआ। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने N1 N2 लिख दिया वो आपको निकालना आना चाहिए। तो ये क्या है, दे आर द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। ओके, तो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द गिवन मास अपॉन कैपिटल M इज द मोलर मास, then n is the given number of particles and Na is the Avogadro number। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। So this is all about the mole fraction। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ओके, तो हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी एंड मोलारिटी। तो एक्चुअली मोलैरिटी है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज़ द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिख के आ रही है ऊपर, आप उसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं। और इसको हमेशा हम कैपिटल M से लिखते हैं, इसका जो डिनोट करते हैं इट इज़ बाई डिनोटेड बाई कैपिटल M। और कैपिटल M का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा, दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्योंकि डेफिनेशन बोली गई है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन। यानी कि यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। ओके, अब अगर ये वॉल्यूम लीटर में ना हो के नंबर, मैं इसको लिखता हूँ ml में, अगर मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, अगर ये ml में होगा तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। इट इज़ मोलैरिटी एक्चुअली, n बाई v से भी इसको हम लिखते हैं, है ना, कैपिटल M इज इक्वल टू n बाई वी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक सोल्यूशन जो 0.1 मोलर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। 0.1 मोलर मीन्स कि 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये इसका मतलब हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10 मोलर NaOH सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल 10 मोलर NaOH सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम का NaOH आपने 1 लीटर के सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर रखा है। ये होता है मोलैरिटी को डिफाइन करने का मतलब। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा एडिशनल फार्मूला और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि मैंने आपको एक कंपोनेंट दिया जिसकी मोलैरिटी 1 थी और आपको मैंने कहा उसका वॉल्यूम 1 है। ओके, और उसको, तो मैं इसको रफ करके समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है जिसका मोलैरिटी वॉल्यूम आपको पहले से नोन है, और मैंने आपसे कहा कि अब इसी मोलैरिटी का, मान लेते हैं H2SO4 है फॉर एग्जांपल, उस H2SO4 को 2 मोलर में कन्वर्ट करना है, तो उसकी मोलैरिटी हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अब हमको उसको कन्वर्ट करना है 2 मोलर में, तो वो हमने उसको M2 मान लिया। ठीक है, और कितना ml बनाना है तो उसको हमने V2 मान लिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो उसी हिसाब से हम V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इफ़ अ सिंगल सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन जिसको आप मोलैरिटी बदल रहे हो, तो उसमें ये रिलेशन होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वही मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा जब आप उसकी कंसंट्रेशन को बदल देते हो। ठीक है ना, हम एक प्रॉब्लम पे चलेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। तो it is problem 1.7। बहुत सिंपली इसमें क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो मास ऑफ द NaOH वो आपको बताया गया है, इट इज़ 4 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ द NaOH हो गया। फिर कह रहा है हमें सोल्यूशन बनाना है 250 ml का, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml, और आपसे मोलारिटी पूछी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है आपको। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, एक्चुअली ये स्मॉल n से होगा, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है? 4 ग्राम, यानी हम अलग से निकाल के दिखाते हैं। तो पहले तो आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लीजिए, तो कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, 4/40। वाई 40? बिकॉज Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1। इनको आप ऐड करिए तो ये 40 आ जाएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब इसी को उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 4/40 नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम हो जाएगा 250 ml। तो हम क्या करेंगे? ml है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.4 मोल पर लीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना? बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। तो मोल पर लीटर को हम कलेक्टिवली अगर एक साथ लिखना चाहें तो हम इसको कैपिटल M भी लिखते हैं, 0.4 कैपिटल M। दिस इज़ द कह सकते हो कि ये शॉर्ट फॉर्म है मोलारिटी को रिप्रेजेंट करने का, कैपिटल M। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है मोलालिटी। मोलालिटी, पहले हमने पढ़ा था मोलारिटी, R था, यहाँ मोलालिटी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो जहाँ वहाँ हमने पढ़ा था कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, वो था मोलारिटी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि डिफरेंस कहाँ पे आ गया? न्यूमरेटर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, पर डिनोमिनेटर बदल गया। कह रहा है कि वहाँ पर कह रहा था 1 लीटर सॉल्यूशन है, यहाँ कह रहा है 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगेन, अगर आप ग्राम में लिखते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो ग्राम लिखते क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक्चुअली एक ही, पर टर्म जो है वो किलोग्राम के बजाय ग्राम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि ये 1 मोलल सोल्यूशन है, 1 मोलल, जैसे वहाँ हमने मोलर से समझाया था, वैसे यहाँ स्मॉल m से लिखेंगे। 1 मोलल सोल्यूशन, यानी कि 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम का वो सोल्यूट, पर्टिकुलर सोल्यूट 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। 1 मोलल मान लेते हैं, हमने कहा NaOH सोल्यूशन है। ठीक है, 1 मोलल NaOH सोल्यूशन, तो ये इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ NaOH डिज़ोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हो गई मोलालिटी की डेफिनेशन। अब इसका भी एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोलालिटी का। तो हम NCERT का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें और भी आप सीख जाएंगे। तो NCERT का एग्जाम्पल 1.8, प्रॉब्लम 1.8 है। द डेंसिटी ऑफ द 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो, ये कह रहा है कि आपको कैपिटल M लिखा है, मतलब मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है 3 मोलर। पहले तो सारी गिवन चीज़ लिखोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर डेंसिटी दी हुई है आपको NaCl की 1.25 ग्राम पर ml। ओके, फिर कह रहा है मोलालिटी का पता लगाओ, स्मॉल m का पता लगाओ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहले देखते हैं स्मॉल m में हमें क्या चाहिए, क्या नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था। नंबर ऑफ मोल्स के अलावा हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम पहले मोलैरिटी को समझेंगे कि मोलैरिटी का मतलब क्या है। मोलैरिटी मीन्स 3 मोल मीन्स क्या होता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl डिज़ोल्व्स इन, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा भी रहा था आपको, डिज़ोल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये तो मतलब हुआ इसका, 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल NaCl है। तो आपका एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको 3, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको यहाँ पे हिंट दी है डेंसिटी। तो जो डेंसिटी दी हुई है, दिस डेंसिटी इज़ ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यही तो होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम क्या करें कि हमें मास ऑफ, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम जो कि 1 लीटर था, यानी 1000 ml, क्योंकि ये ग्राम पर ml दिया हुआ है डेंसिटी। तो ये लीटर जो हमने यहाँ लिखा है वो भी आप ml में कन्वर्ट करोगे तो टोटल कितना मास आ जाएगा हमारा, 1250 ग्राम का मास आ जाएगा, किसका, सोल्यूशन का। पर आपको यहाँ क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यानी कि अगर हमको सॉल्वेंट का मास निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमको इस सोल्यूशन के मास में से सल्यूट का मास माइनस करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इसमें कितना मास होगा, तो हम फिर से कुछ इसमें से क्लू लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एक से ज़्यादा फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ, पहले आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सोल्यूशन के मास में से आप सल्यूट को माइनस करिए। तो सोल्यूशन का मास तो आप निकाल चुके 1250, पर सल्यूट का मास आपको नहीं पता है। तो सल्यूट के मास के लिए हम इस हेडिंग पे जाएंगे, हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा 3 मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे हमारे, 3। तो 3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl की बात हो रही है। तो जब मोलर मास निकालते हो NaCl का, तो इट इज़ इक्वल टू 23 ऑफ Na एंड 35.5 ऑफ Cl। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम। ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ NaCl। तो आप यहाँ पे लिखोगे 58.5। अब यहाँ से आपने मास ऑफ NaCl निकाल लिया, कितना आ गया, 3 इंटू 58.5 मीन्स इट इज़ इक्वल टू हाउ मच अमाउंट, ये हो जाएगा 175.5 ग्राम। ठीक है, 175.5 ग्राम। तो ये आपको मिल गया मास ऑफ सल्यूट। ओके, अब आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे। तो अगेन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, या वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। सोल्यूशन का कितना आया हमारा, 1250। 1250 में से हमने 175.5 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1074.5 ग्राम। तो आपको मास ऑफ यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो क्या हुआ, मोलैरिटी यहीं पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिखूँगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 3, और हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1074.5 ग्राम में है। अगर तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.79 मोलर। ठीक है, या मोल्स पर किलोग्राम, दिस इज मोल्स पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टीमेट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पहले आपने मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आपने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आपने यहाँ डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से आपने मास निकाला, फिर इस मास को आपने सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सोल्यूशन के मास से माइनस किया, फिर इसको अल्टीमेटली मोलैरिटी के फॉर्मूले में अप्लाई किया। तो ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, बस एक और लास्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, क्योंकि वो वैसे वो हमारे सिलेबस में नहीं है NCERT में, पर फिर भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ।
नॉर्मेलिटी इट इज़ सिमिलर, यू कैन से इट इज़ सिमिलर टू द मोलैरिटी, पूरी तरह से तो नहीं. सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. मतलब ये जैसे वहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वैसे यहाँ हम कह रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, और इसको जो हम जब कैपिटल एन से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को हमने लिखा कैपिटल एन से, और कैपिटल एन का जो हमारा फॉर्मूला हुआ इट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर. अगेन ml होगा तो 1000 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा. अब आपके लिए एक नई चीज़ आ गई यहाँ, ग्राम इक्विवेलेंट. ये कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, आपका मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. किसी का भी अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मास को हम गिवन मास को हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब हमारे लिए एक और नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. मोलर मास को आप अगर एसिड है, ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हो, बेसिसिटी से, और अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी से डिवाइड करते हो. मतलब जैसे अगर HCl था तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि 1 H+ देता है. H2SO4 है तो 2 H+ देता है तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, उसी तरह से NaOH है, इसकी एसिडिटी 1 है, CaOH होल ट्वाइस है, इसकी एसिडिटी 2 है. इस तरीके से तो यहाँ नंबर्स लिखते हैं. बहुत से केसेस में हम यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं, तो आपको जो सही लगे आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट मास को समझ लिया. अब मैं इसमें एक रिलेशन बना के दिखाता हूँ आपको कि इसमें एक रिलेशन भी बनता है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमारा आया ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी. तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये मैथ्स में हमने सिंपली पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक. तो बेसिसिटी या एसिडिटी, क्योंकि ये अपॉन में था तो ऊपर चला गया, एसिडिटी, देन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर. ओके, तो आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टर्म पढ़ा है, ये क्या है, मोलैरिटी है. तो नॉर्मेलिटी जो हमारी है ये मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी होती है. तो ये आप एक नया फॉर्मूला यहाँ देख रहे हो. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी. बेसिसिटी एसिडिटी मैंने भी आपको यहाँ समझाया कैसे निकाला जाता है. तो ये तो हो गया नॉर्मेलिटी. तो इसी तरह से सारे आपको टर्म मैंने बता दिए. फटाफट इसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा. अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन करके बताऊंगा. ओके, बाकी NCERT के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से इन सारे फॉर्मूले से लगा सकते हैं. ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. टिल देन बाय बाय.